सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। तो पिछला क्लास में हमने 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा था। 1857 की क्रांति, ये टॉपिक आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। और पिछला क्लास में जितना सारा चीज़ हमने पढ़ा और जो मैंने आपको PDF दिया वो आपका प्री प्लस मेंस दोनों के लिए सफिशिएंट है। तो चलिए आज हम लोग अगला चैप्टर की ओर प्रवेश करते हैं। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है एक छोटा सा चैप्टर है, जनजातीय व किसान आंदोलन। तो चलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग। तो जनजातीय विद्रोह, तो देश के आदिवासी क्षेत्रों पर ब्रिटिश नियंत्रण और प्रशासन स्थापित होने के पश्चात आदिवासियों का शोषण आरंभ हो गया और ब्रिटिश शासन की नीतियों तथा शोषण के विरुद्ध आदिवासियों द्वारा समय समय पर अनेक विद्रोह किए गए जो निम्नलिखित हैं। ये तो एक इंट्रोडक्शन है। और जनजातीय विद्रोह से संबंधित हम लोग झारखंड जीके में तो काफ़ी सारा चीज़ पढ़े हैं। झारखंड जीके में सबसे पहले हमने ढाल विद्रोह को पढ़ा था, फिर चुआर विद्रोह को पढ़ा था, फिर चेरो विद्रोह था और भी बहुत सारा चीज़ था। और सबसे इम्पोर्टेंट था आपका बिरसा आंदोलन, बिरसा मुंडा का आंदोलन था, फिर खारवार आंदोलन था, फिर ताना भगत आंदोलन था। इतना सारा चीज़ हमने झारखंड में पढ़ा था। और ये भी जो विद्रोह हुआ था झारखंड में, जितने सारे जनजातीय विद्रोह हुए थे उसके पीछे भी जितने सारे रीज़न था वो हमने देखा था। मेंस के क्लास में भी हमने देखा था और प्रीलिम्स के क्लास में जो आपका झारखंड जीके का पोर्शन चल रहा है, झारखंड जीके का पोर्शन, उसमें भी आपको पढ़ाया गया होगा। तो हम लोग अभी इंडिया जीके पढ़ रहे हैं और इंडिया जीके में जो इम्पोर्टेंट जनजातीय विद्रोह है वो अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो कारण क्या था जनजातीय विद्रोह का, ये आप सभी को पता चल चुका होगा अब तक। 1857 की क्रांति जो हुआ था वो सारा रीज़न इसमें भी सम्मिलित है। ब्रिटिश सब जनजातीय लोगों का काफ़ी शोषण करते थे, खासकर उन लोगों की ज़मीनें छीन लिया जाता था, बड़े बड़े ज़मींदारों को नीलाम कर दिया जाता था जो अंग्रेज़ों को ज़्यादा टैक्स देता था। तो इसीलिए समय समय पर आपको काफ़ी सारा विद्रोह देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं भील विद्रोह। तो भील एक जनजाति है, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति कौन सा है, तो भील जनजाति, ये आपको याद रखना है। और दूसरा नंबर पे है गोंड। और ये क्वेश्चन आपका पिछला JPSC में पूछा गया था, 7th JPSC में। तो ये सब जनजाति वाला चैप्टर में पढ़ाया गया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं भील विद्रोह जो हुआ था आपका 1818 से 1846 तक। तो ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लाइन मिलेगा आपको, वो आपको याद रखना है। और इस टॉपिक से बहुत ही कम क्वेश्चन बना है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनता है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन तो मैंने नहीं देखा है। देखिए, इस विद्रोह का आरंभ 1818 ईस्वी में पश्चिमी घाट क्षेत्र में हुआ था। भीलों की अधिक जनसंख्या पश्चिमी तट पर खानदेश जिलों में निवास करती थी। तो खानदेश आपका महाराष्ट्र साइड में है, पश्चिमी तट पर एकदम, तो वहाँ पे निवास करते थे। और यह विद्रोह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि प्रदेशों में हुआ था। इस विद्रोह का प्रमुख कारण कृषि संबंधी परेशानियां थी जो अंग्रेजों द्वारा उत्पन्न की गई थी। तो इसमें तो कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है याद रखने के लिए, सिंपल सा आप इसको एक दो बार पढ़ लीजिए। और ये याद रख लीजिएगा कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान ये सब क्षेत्र में हुआ था, यानी कि पश्चिमी तट क्षेत्र में। बस इतना ही याद रखिए। नेक्स्ट है खासी विद्रोह। ये हुआ था 1830 से 33 ईस्वी में।
और यह विद्रोह उस समय आरंभ हुआ था जब अंग्रेजों ने खासी और जयंतिया पहाड़ियों से सिलहट के मध्य सड़क निर्माण शुरू किया। स्थानीय लोगों ने इसे अपनी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप माना और खासी विद्रोह के प्रमुख नेता तीरथ सिंह थे और इस विद्रोह में वारमानिक तथा मुकुंद सिंह ने भी विशेष योगदान दिया था। अंग्रेजों द्वारा 1833 ईस्वी में इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। तो खासी हो गया, खासी, फिर जयंतिया और एगो है गारो। तो ये सब जो पहाड़ियाँ ना ये आपका मेघालय में है, मेघालय में स्थित है। तो वहाँ पे अंग्रेजों द्वारा सड़क निर्माण कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो स्थानीय लोगों को लगा कि वो हमारे स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिस कारण से यह विद्रोह प्रारंभ हुआ है। और इसका जो प्रमुख नेता था वो आपको याद रखना है, तीरथ सिंह, बस। और ये भी दो नाम हैं प्रमुख, वारमानिक और मुकुंद सिंह। इसने भी योगदान दिया था, लेकिन विद्रोह का स्वरूप बहुत लंबा चौड़ा नहीं था, जिस कारण से इसको दमन कर दिया गया था। तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। देखिए, यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा ना तो जेपीएससी का एग्ज़ाम है तो ज़्यादातर प्रश्न झारखंड से ही संबंधित रहेगा। और झारखंड में जनजातीय विद्रोह हमने डिटेल्स में पढ़ा है, फिर भी जितने सारा टॉपिक है यहाँ पे इम्पोर्टेंट वो हमने डाला है। तो कोल विद्रोह, कोल विद्रोह झारखंड से ही संबंधित है। कोल विद्रोह के बारे में हमने काफ़ी सारा चीज़ झारखंड जीके में पढ़ा है, तो यहाँ पे तो ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा आपको और इजी ही लगेगा, क्योंकि ये इंडिया जीके के पर्पज़ से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे लिमिटेड चीज़ों को ही देखेंगे। तो अब सभी को पता होगा कि कोल विद्रोह 1831-32 में प्रारंभ किया गया था और इसमें जो प्रमुख भूमिका निभाया था उनमें से एक आता है बुद्धू भगत। बुद्धू भगत को कैप्टन इम्पे ने ही मारा था। बुद्धू भगत के भाई और उसके 150 साथियों के साथ इसको मतलब ये मारा गया था। बुद्धू भगत थे और 150 साथी इनके साथ थे जो विद्रोह में मारे गए थे। तो ये सब हमने झारखंड जीके के क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो यहाँ पे उतना डिटेल्स नहीं है हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पे सीधा सीधी जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो याद रखिए कि 1831 ईस्वी में कोल विद्रोह का प्रारंभ हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो हजारीबाग के क्षेत्र को छोड़ देंगे ना तो लगभग सभी जगहों में, फिर भी मेन जगह है जैसे कि रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, मानभूम में हुआ था। यहाँ पे ये लाइन तो हटा दीजिए, लाइन नहीं, ये जो हजारीबाग है ना इसको हटा दीजिए, इसको मैं इरेज कर दूंगा, हटा दूंगा। और ये जो हुआ था ना ये सभी मतलब संपूर्ण झारखंड में ही हुआ था लगभग, लेकिन हजारीबाग में ये नहीं हुआ था। कोल विद्रोह का विस्तार हजारीबाग में नहीं था, क्योंकि हजारीबाग में सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी सेना ही तैनात थे। और बाकी इस विद्रोह का जो सिंबल था वो तीर था, तीर। तो हजारीबाग में ये विद्रोह नहीं हुआ था, मतलब हजारीबाग अछूता रहा था इस विद्रोह से। कारण ये था क्योंकि हजारीबाग में बहुत ज़्यादा अंग्रेजी सेना तैनात थी। तो इसमें हुआ क्या था, इस विद्रोह का कुछ प्रमुख इंसिडेंट पर अगर हम लोग नज़र डालेंगे तो इस विद्रोह का प्रमुख कारण कोल आदिवासियों की ज़मीन छीनकर मुस्लिम एवं सिख कृषकों को दे दिया गया था। और विद्रोह का जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता अगर हम लोग देखेंगे तो एक सुरगा मुंडा का नाम आता है, सिंधराय मानकी का नाम आता है और सबसे इम्पोर्टेंट बुद्धू भगत का नाम आता है। ये 3 नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। बाकी डिटेल्स में झारखंड जीके में आप लोग पढ़े होंगे, और अगर नहीं पढ़े होंगे तो झारखंड जीके में आपको डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है खोंड विद्रोह। ये हुआ था 1837 से 56 ईस्वी के बीच में। देखिए, कोल विद्रोह इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए भी, इसीलिए इसको आपको याद रखना है सारा लाइन को। यह विद्रोह 1837 ईस्वी से लेकर के 1856 ईस्वी तक मध्य तमिलनाडु, बंगाल एवं मध्य भारत में रहने वाली खोंड जनजातियों द्वारा किया गया था। कहाँ कहाँ? तो जगह याद रखना है आपको, मध्य तमिलनाडु, बंगाल और मध्य भारत में रहने वाली खोंड जनजातियों के द्वारा।
इस विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो सरकार द्वारा नर बलि प्रथा पर रोक लगाना था। यानी कि भारत में नर बलि की प्रथा प्रचलन था उस टाइम। तो जब इस प्रथा पर रोक लगा दिया तो खोंड जनजातियों को लगा कि कहीं ना कहीं हमारा जो रीति रिवाज है, हमारे जो परंपरा है, उस पर हस्तक्षेप किया जा रहा है, जिस कारण से यह विद्रोह किया गया था। इस विद्रोह का जो नेतृत्व करता था वो चक्र बिसोई था। ये आपको याद रखना है, ये नाम चक्र बिसोई ने किया था। तो चक्र से ही लोगों को नर बलि है ना, तो बलि चढ़ाना है, इस तरीके से आप लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। इसके बारे में तो झारखंड जीके में हम लोग काफ़ी सारा चीज़ पढ़े हैं, मेंस में भी पढ़े हैं और प्रीलिम्स में भी आपको पढ़ाया जाएगा या फिर पढ़ाया गया होगा। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा मेहनत। तो देखिए, याद रख लीजिए 1855-56 में हुआ था। भागलपुर एवं राजमहल के संथाल आदिवासियों ने 1855 ईस्वी में जमींदारों साहूकारों के अत्याचार एवं भूमि कर अधिकारियों के दमनात्मक व्यवहार के प्रति विद्रोह किया गया। और यह विद्रोह भोगनाडी नामक गांव से शुरू हुआ था। हम सभी जानते हैं कि भोगनाडी नामक गांव था जहां से संथाल विद्रोह आरंभ हुआ था। करने वाले कौन थे? तो सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, फूलो, झानू, सब भाई बहन थे आपस में। तो प्रमुख आपको याद रखना है, सिद्धू और कान्हू इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। और इस विद्रोह के पश्चात 1855 ईस्वी में संथाल क्षेत्र में पृथक नॉन रेगुलेशन जिला घोषित किया गया। यानी कि अंग्रेजों का सामान्य कानून अब यहाँ पे नहीं चलेगा, कुछ विशेष कानून यहाँ पे होता था, तथा इसका नाम बदल करके संथाल परगना रखा गया। तो ये सब हमने सभी प्रीलिम्स के क्लास में और मेंस के क्लास में भी, जब झारखंड जी के हम लोग पढ़ रहे थे तब डिटेल्स में हमने पढ़ा था संथाल विद्रोह को। तो वो क्लास अगर आप देखे होंगे तो ये तो आप ऐसे ही समझ गए होंगे और याद भी हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट है रंपा विद्रोह। तो रंपा विद्रोह आपका 1879 से 80 और फिर से 1886 में, यानी कि 2 चरणों में ये विद्रोह हुआ था। 1879 से 80 तक और फिर से हुआ है 1886 से। तो आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में रंपा विद्रोह का विस्तार हुआ था। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में। इस विद्रोह का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। तो ये नेतृत्वकर्ता आपको याद रखना है। यह विद्रोह न केवल ब्रिटिश शासन अपितु जमींदारों एवं साहूकारों के विरुद्ध था। अब जब भी कोई विद्रोह अगर जमींदार के विरुद्ध हो रहा है, साहूकार के विरुद्ध हो रहा है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या रीज़न रहा होगा। तो वही रीज़न रहा होगा, ज़मीन को हड़प लिया गया होगा। तो रंपा विद्रोह के नेता सीताराम राजू ने वर्ष 1922 से 24 के बीच गांधी जी की प्रेरणा से अहिंसक आंदोलन आरंभ किया, जिसका अंग्रेजों ने जल्दी से दमन कर दिया। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है समझने लायक, सीधा सीधा याद रख लेना है। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में हुआ था। करने वाले कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया लेवल में भी इम्पोर्टेंट है और झारखंड में तो है ही, क्योंकि अगर जेपीएससी मेंस में अगर हम लोग देखेंगे ना, तो झारखंड हिस्ट्री के अंतर्गत जितने सारे जेपीएससी मेंस का एग्ज़ाम हुआ है 7th के बाद, 6th जेपीएससी के बाद, क्योंकि 6th के बाद ही पैटर्न चेंज हुआ है ना, तो 6th में, 7th में, अभी 11th जेपीएससी में, सभी में एक ही टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, वो है बिरसा विद्रोह या फिर बिरसा मुंडा का आंदोलन से। इसीलिए हमने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है और अगर कुछ कमी रहेगा तो फिर से पढ़ाया जाएगा। और फिर अभी प्रीलिम्स के क्लास होगा तो उसमें भी इस चीज़ को या तो पढ़ा दिया गया होगा या पढ़ाया जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चूँकि मुंडा विद्रोह थोड़ा इम्पोर्टेंट है तो थोड़ा डिटेल्स में हम लोग यहाँ भी देखेंगे। तो बिहार यानी कि वर्तमान झारखंड में होने वाले मुंडा आंदोलन या फिर मुंडा विद्रोह प्रमुख जनजातीय आंदोलन था। इसका संबंध आदिवासी समाज को सुधारने से था। उस टाइम के लोग काफ़ी धर्मों में
विभक्त था, अलग अलग लोगों का अलग अलग धर्म था, अलग अलग देवताओं का पूजा करता था। तो बिरसा मुंडा जी क्या सबसे पहला लक्ष्य था कि लोगों को एकजुट किया जाए, जिस कारण से उसने सबसे पहले एकेश्वरवाद का नारा दिया था। एकेश्वरवाद यानी कि एक ही भगवान को मानना है। तो ये सब हमने पढ़ा था मेंस में। और ये आदिवासी समाज सुधारक था, यानी कि सबसे पहले तो समाज को, सोसाइटी को एकजुट करना इसका टारगेट था। फिर अंग्रेज़ों ने बिरसा मुंडा को ही कैद कर लिया था। उसके बाद ये विद्रोह मतलब इसका जो विद्रोह था वो हिंसक में परिवर्तित हो गया 1899 में। और बिरसा मुंडा ने स्वयं घोषणा किया कि अब दिक्कुओं से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से ज़मीन इस तरीके से लाल होगा जैसा कि लाल झंडा, है ना। ये सब हमने पढ़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने का संकल्प लें। इस आंदोलन का उद्देश्य मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना था। फिर मुंडा आंदोलन के प्रसार के क्रम में 1895 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था और उनके ऊपर दंगा भड़काने का आरोप लगाया गया था। तो जब बिरसा मुंडा सभी को एकजुट करने लगे, सभी को अपना मिशन के बारे में बताने लगे, तब अंग्रेज़ों को लगा कि बिरसा मुंडा कुछ बड़ा करने वाला है, इसको जेल में कैद कर दो। तो बिरसा मुंडा को जेल में कैद कर लिया जाता है, यानी कि गिरफ्तार कर लिया जाता है। बिरसा मुंडा का टारगेट यही था कि हिंदू भूस्वामियों को और जितने भी, सीधा सीधी एक लाइन में बोलेंगे तो ब्रिटिशों को मतलब बाहर निकालना चाहता था। अपना अधिकार, अपना हक की लड़ाई बिरसा मुंडा के नेतृत्व में लड़ा गया था। और बिरसा मुंडा का एक टाइम मतलब एक लाइन था कि अबुआ राज एटे जाना, महारानी राज टुंडू। पढ़े थे हम लोग, अबुआ राज एटे जाना करके कुछ था, और महारानी राज टुंडू इस तरह करके था। यानी कि सीधा सीधे समझ लीजिए, इसका मतलब था कि अब मुंडा राज प्रारंभ हो गया है, महारानी का राज्य नहीं चलेगा, है ना। महारानी यानी कि वही एलिजाबेथ, यानी कि ब्रिटिशों का शासन अब नहीं चलेगा। जब बिरसा मुंडा को जेल में कैद किया गया, उस पर दंगा भड़काने का आरोप लगाया गया, तब बिरसा मुंडा को लगा कि ठीक है, अब दंगा भड़केगा, थोड़ा अच्छा से भड़केगा, एक बार रिहा हो जाने दीजिए। जब बिरसा मुंडा को रिहा किया गया जेल से, हीरक जयंती के दिन था विक्टोरिया का, उसके बाद बिरसा मुंडा पूरा उग्र हो गया और उस टाइम वो ऐलान किया कि अब दिक्कुओं से हमारी वास्तविक रूप से लड़ाई होगी और उसका खून से ज़मीन पूरा का पूरा लाल होगा। लाल इस तरह से लाल होगा। तो बिरसा मुंडा का विद्रोह एक्चुअल में 1899 से प्रारंभ होता है। तो 1897 से ईस्वी में जेल से लौटने के बाद बिरसा ने आह्वान किया कि उनके यानी कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए दिक्कुओं की सत्ता को समाप्त कर दें, यानी कि बाहरी लोगों को बाहर खेद दे। बिरसा के अनुयायी दिक्कू और यूरोपियन सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर आक्रमण किए और जमींदारों और महाजनों की संपत्तियों को हानि पहुंचाई। वर्ष 19 ईस्वी में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो जाने के बाद यह विद्रोह थम पड़ गया, यानी कि उसको फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। बिरसा मुंडा को जेल में कैद कर दिया जाता है, जहां उनकी मृत्यु हो जाती है हैजा नामक बीमारी से। ये तो इतिहास में लिख दिया है हैजा नामक बीमारी से, वास्तव में क्या हुआ था ये सभी को पता ही होगा। क्या पता बिरसा मुंडा को वहाँ पे जेल में ही पूरा प्रताड़ित किया होगा, जिस कारण से उसका तबीयत बिगड़ गया होगा और मर गया होगा। लेकिन जब लिखा है तो यही फिलहाल मानते हैं कि हैजे से ही उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन एक शक जरूर होता है। तो ये था बिरसा आंदोलन, हमने थोड़ा डिटेल्स में पढ़ा, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना झारखंड के लिए। नेक्स्ट है किसान आंदोलन।
तो देखिए जनजातीय आंदोलन का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। इतना ही पढ़ना है इसमें ज़्यादा कुछ पगलाने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन बहुत कम आता है यहाँ से, और क्वेश्चन अगर आएगा भी तो इम्पोर्टेंट सभी आएगा, जैसे मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, झारखंड से ही संबंधित रह सकता है ना। तो उतना सारा टॉपिक हमने पढ़ा, जैसे कि भील विद्रोह, खासी विद्रोह, रंपा विद्रोह, ये सब का प्रमुख नेतृत्व करता और ईयर कहाँ पे हुआ था, ये सब आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है किसान आंदोलन। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो प्रमुख किसान आंदोलनों का वर्णन निम्नलिखित है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग नील आंदोलन, जो होता है 1859 में। तो नील आंदोलन अंग्रेजों के शासनकाल में होने वाला पहला संगठित किसान आंदोलन था। तो सबसे पहला संगठित किसान आंदोलन ये नील आंदोलन था। ये क्या था देखिए, अंग्रेज ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे यहाँ के किसानों से, और नील उगाने के बाद ज़मीन बंजर हो जाता था, है ना। तो इसी के विरोध में जो आंदोलन हुआ वही है नील आंदोलन। यह आंदोलन मार्च 1859 में उस समय आरंभ हुआ जब बंगाल के किसानों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। विद्रोह के प्रसार के साथ ही किसानों ने लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया, है ना। टैक्स भी नहीं देना है और नील उगाना भी नहीं है। नेक्स्ट है, इस आंदोलन की शुरुआत कहाँ पे हुआ था, याद रख लीजिए, बंगाल के नदिया जिले में। गांव था गोविंदपुर, धनबाद का गोविंदपुर नहीं है ये। इस आंदोलन के नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये बंगाल की नदियाँ इम्पोर्टेंट है, और नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। इनके नेतृत्व में एकजुट होकर किसानों ने नील की खेती बंद कर दी। फिर इस आंदोलन के फलस्वरूप 30 मार्च 1860 को नील आयोग का गठन किया गया था, और इस आयोग ने बगान मालिकों को दोषी पाया। फिर इस आंदोलन में हिंदू पैट्रियार्क के संपादित हरिश्चंद्र मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नील बगान मालिकों के अत्याचार का विवरण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। तो इसमें याद रखना है आपको, नील विद्रोह 1859, बंगाल की नदिया जिला, गोविंदपुर गांव, और दिगंबर विश्वास का नाम और विष्णु विश्वास इस आंदोलन के प्रमुख नेता, और इसके लिए एक आयोग बनाया गया था, नाम क्या था, नील आयोग। और लास्ट में दीनबंधु मित्र ने एक नाटक लिखा था नील दर्पण के नाम से। सीधा सीधा याद रख लेना है, ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। बाकी एक 3 कठिया पद्धति था, वो हम लोग चंपारण सत्याग्रह में पढ़ेंगे अभी। अब देखिए दक्कन विद्रोह 1875। तो पश्चिम बंगाल के दक्कन क्षेत्र में, यानी कि बंगाल था पश्चिम बंगाल, उसका दक्षिण साइड में होने वाला कृषक विद्रोह का मुख्य कारण रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था हम लोग पढ़ेंगे बाद में। अब सीधा सीधी रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था में ये समझ लीजिए कि इसमें अंग्रेज सीधा सीधी किसानों से टैक्स वसूल करते थे, किसानों से, है ना। जमींदार को शामिल नहीं किया गया था इसमें, रैयतवाड़ी व्यवस्था में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो हम लोग पढ़ेंगे, रैयतवाड़ी बंदोबस्त है इस टॉपिक, अलग से टॉपिक है। वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि ये भूमि संबंधी एक नीति था अंग्रेजों का, करने वाला था थॉमस मुनरो। इसमें ज़मीन का मालिकाना हक किसानों को ही दिया गया था और किसानों से ही टैक्स लिया जा रहा था। तो अगर डायरेक्ट किसानों से ही अगर टैक्स लिया जाएगा तो किसानों पर बोझ तो बढ़ेगा ही। तो वही हुआ, यहाँ के किसान करों के भारी बोझ के साथ साथ साहूकारों के चुंगल में फंस गए थे, जिस कारण से यहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति के पश्चात कपास की कीमतों में भारी गिरावट आई, और ऐसी परिस्थिति में साहूकारों का शोषण और बढ़ गया। फिर 1867 ईस्वी में साहूकार ने
भू राजस्व की दरों में 50% की कर वृद्धि कर दी। बहुत ज़्यादा है ये, जिससे कृषक समस्याएं अपने चरम पर पहुंच गई। किसानों को भू राजस्व के भुगतान के लिए साहूकारों, व्यापारियों से ऋण लेना पड़ा और जिसकी ब्याज की दरें अत्यधिक थी। हमने झारखंड जीके में पढ़ा था, ये सब सारा चीज़ों को पढ़ा था, है ना, कि किस प्रकार से कितना ज़्यादा टैक्स वसूल किया जाता था। और टैक्स वसूल किया जाता था और जो किसान अगर ऋण लेने जाता था तो उसका ब्याज भी बहुत ज़्यादा निर्धारित किया जाता था। तो किसानों की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया था, जिस कारण से लोग विद्रोह कर दिए थे। तो ये सब परिस्थिति था। इन्हीं परिस्थितियों में दक्कन विद्रोह हुए थे। 1875 ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे, सतारा तथा अहमदनगर जिलों में किसानों ने विद्रोह आरंभ किया। विद्रोहियों ने साहूकारों के ऋण दस्तावेजों को नष्ट करने की नीति अपनाई, है ना। साहूकारों का जो ऋण का जो डॉक्यूमेंट सब था उसको नष्ट करने की नीति को अपनाया था। सरकार ने आंदोलनकारियों के प्रति दमन की नीति अपनाई। जब ये लोग आंदोलन कर रहे हैं तो उधर से आंदोलन को दबाया जा रहा है। तो ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए कदम उठाया और लगभग 1000 किसानों को बंदी बनाया गया। सबको बंदी बना लिया जो जो इस विद्रोह में शामिल थे। दंगों की प्रकृति तथा कारणों की जांच के लिए सरकार ने दक्कन विद्रोह आयोग नियुक्त किया था, दक्कन विद्रोह आयोग। और इस आयोग ने बताया कि गरीबी के परिणाम स्वरूप किसानों की ऋण दस्ता दक्कन विद्रोह की एकमात्र कारण थी। काफ़ी लंबा चौड़ा कहानी हो गया, इतना लंबा चौड़ा आपको याद नहीं रखना है, सीधा सीधे याद रखना है। दक्कन विद्रोह क्या था? टॉमस मुनरो ने लाया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसमें ज़मीन का मालिकाना हक किसानों को ही दे दिया गया था और अंग्रेज किसानों से ही टैक्स वसूल करता था। तो अंग्रेज टैक्स लेगा तो बहुत ज़्यादा टैक्स लेता था, जिस कारण से किसानों की स्थिति खराब हो गई। किसानों के पास पैसा नहीं बचता था और जब किसान ऋण लेने जाता था तो ऋण का ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। तो इससे भी किसानों की स्थिति खराब हो गई, जिस कारण से विद्रोह प्रारंभ हो गया। अब जब ये विद्रोह प्रारंभ हुआ तो इसके लिए अंग्रेज अधिकारी सब या फिर अंग्रेजी सरकार या फिर ब्रिटिश सरकार इस आंदोलन को दमन करने की नीति को अपनाया। किस प्रकार से? तो लगभग 100 किसानों को बंदी बना लिया गया और इस आंदोलन का जांच जब किया गया, जांच करने के लिए दक्कन विद्रोह आयोग नियुक्त किया था और पता चला कि किसान अपनी गरीबी के कारण ऋण दस्ता से ग्रस्त थे और इसी कारण से ये विद्रोह किए थे। बस इतना ही कहानी है और आपको इतना ही याद रखना है। आयोग के सुझाव पर सरकार ने 1879 ईस्वी में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया था और इसके तहत किसानों को कुछ राहत दिया गया था। बस हो गया ये टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट चंपारण सत्याग्रह। बिहार का एक जगह है चंपारण, जहाँ से गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह स्टार्ट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे गांधी जी वाला टॉपिक, तब हम लोग देखेंगे डिटेल्स में कि गांधी जी किस प्रकार से चंपारण सत्याग्रह को अंजाम देते हैं। लेकिन वहाँ पे उससे पहले हमको यहीं पे टॉपिक को पढ़ना है, चंपारण सत्याग्रह। तो गांधी जी तो अहिंसात्मक नीति के थे, ज़्यादा मारकाट तो किए नहीं। देखिए इसमें आपको याद रखना है चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, सभी को याद होगा ये चीज़। चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में वर्ष 1917 में आरंभ हुआ था। सीधा याद रख लेना है। चंपारण में नील की खेती के कार्य करने वाले किसानों पर यूरोपीय व्यापारी बहुत अत्याचार करते थे। फिर से नील की खेती की बात आ गई। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि नील उगाने के बाद ज़मीन बंजर हो जाती है, ज़मीन पर कुछ भी फसल नहीं उगता है और अंग्रेज ज़बरदस्ती यहाँ पे 3/20 भाग में नील की खेती करवाते थे, यानी कि ज़मीन का 20वां में से 3 हिस्सा नील की खेती करो। इसी को बोला गया था 3 कट्टिया पद्धति। तो राजकुमार शुक्ला जो था वो गांधी जी से हेल्प मांगने के लिए गया था और गांधी जी इसमें हेल्प किए थे। तो देखिए
किसानों को अपनी ज़मीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना होता था। उन्हें व्यापारियों को निश्चित दाम पर बेचना पड़ता था। किसानों की इन समस्याओं का समाधान हेतु गांधी जी चंपारण पहुंचे थे और उन्होंने यूरोपीय अधिकारियों को किसानों की समस्याओं से अवगत कराया था, है ना। राजकुमार शुक्ला जो थे ना, यहाँ पे मैंने शायद शामिल नहीं किया इस चीज़ को, गांधी जी वाला टॉपिक में कर दूंगा। तो राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास जाता है, प्रॉब्लम बताता है, तो गांधी जी फ़ौरन चंपारण पहुंचते हैं और वहाँ जो भी अंग्रेज अधिकारी रहते हैं उनसे मुलाकात करते हैं और सभी समस्याओं को बताते हैं। फिर सरकार ने इस संबंध में एक कमेटी का गठन किया जिसके सदस्य स्वयं गांधी जी भी थे, है ना। अंग्रेजी कमेटी में गांधी जी भी शामिल थे और गांधी जी इस तरीके से इस नीति को अंजाम दिए कि किसानों को अंग्रेजों को झुकना पड़ा और फाइनली 3 कठिया पद्धति को समाप्त करवाया गया। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। इस प्रकार किसान जिन समस्याओं से पीड़ित थे उनमें कमी हुई। तो ये था चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह भारत का, चंपारण से। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है खेड़ा किसान आंदोलन 1918। तो गुजरात का एक जगह है खेड़ा पे, वहाँ के किसानों की फसलें नष्ट हो गया था, है ना। लेकिन सरकार को चाहिए था फिर भी टैक्स, पैसा में कमी नहीं होना चाहिए, है ना। अंग्रेज किसी भी सिचुएशन को नहीं समझेंगे। तो खेड़ा किसान आंदोलन 1918 में हुआ था, इम्पोर्टेंट है। गुजरात का जगह है खेड़ा, वहाँ के किसानों की फसलें नष्ट हो गई थी, किंतु सरकार ने पूरा लगान वसूलने का निर्णय लिया था। टैक्स में छूट नहीं दे रहा है बल्कि पूरा टैक्स उसको चाहिए, जिस कारण से किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। तो किसान आंदोलन शुरू कर दिया और इसमें भी गांधी जी का साथ रहा और गांधी जी इसमें भी सफल हुए। तो इस आंदोलन में गांधी जी ने किसानों के साथ दिया और उन्हें यह परामर्श दिया कि जब तक सरकार लगान में छूट ना दे दे तब तक वे लगान देना बंद कर दें, है ना। गांधी जी का यही नीति था। गांधी जी इसमें किसानों का साथ दिया और क्या बोला कि देखिए, सरकार जब तक आपको टैक्स में छूट नहीं दे देता है तब तक आपको टैक्स देना ही नहीं है ना। तब तक वे लगान देना बंद कर दें। तो सरकार द्वारा जब ये घोषणा की गई कि जो किसान लगान दे सकते हैं वो लगान दे और जो नहीं दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तब ये आंदोलन वापस ले लिया। तो ये था गांधीवादी तरीका। गांधी जी हर तरीके को, मतलब सभी सिचुएशन को एक तरीके से हैंडल करते हैं। चाहे वो अभी पढ़ेंगे गांधी जी वाला टॉपिक तब आपको समझ में आ जाएगा। तो खेड़ा किसान आंदोलन हमने समझ लिया, चंपारण को भी समझ लिया। इसमें 3 कठिया पद्धति को समाप्त करवाया गांधी जी ने और इसमें खेड़ा के किसानों को न्याय दिलवाया। जो लोग टैक्स देने में सक्षम थे टैक्स वही लोग देते थे। नेक्स्ट है किसान आंदोलन से संबंधित तथ्य। तो 1928 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व में वृद्धि के विरुद्ध बारदोली के किसानों का नेतृत्व किया था। तो इसमें सीधा सीधी आपको याद रखना है कि बारदोली सत्याग्रह, ये जो है ना, बारदोली के किसानों का नेतृत्व किया था। ये क्वेश्चन सीधा सीधे बना है कि बारदोली सत्याग्रह किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखना है आपको कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। वहाँ के किसानों को न्याय दिलाया था। वहाँ भी अंग्रेज़ों के द्वारा वहाँ के किसानों से टैक्स लिया जा रहा था, वो भी बढ़ा करके, यानी कि ब्रिटिश सरकार किसानों पर जो टैक्स बढ़ाया था उसके विरोध में बारदोली में जो सत्याग्रह किए थे वही सत्याग्रह है बारदोली सत्याग्रह ही बोलते हैं और किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। फिर है किसानों का पहला अखिल भारतीय संगठन बोर्ड 1936 में लखनऊ में स्थापित ऑल इंडिया किसान सभा था। सीधा याद रख लीजिए। और इस संगठन ने किसानों की मांगों और आज़ादी के संघर्ष के बीच गहरे संबंध स्थापित किए। फिर किसानों
और उनके आंदोलनों को संगठित करने में कुछ किसान नेताओं का भी योगदान था, जिनमें बाबा रामचंद्र, विजय सिंह पाथिक, शाहजानंद सरस्वती एवं एन जी रंगा आदि प्रमुख थे। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हटा दीजिए। ये पढ़ लीजिए, मोपला विद्रोह मालाबार के किसानों का एक प्रमुख विद्रोह था जो 20वीं सदी में लंबे समय तक चला था। कर्नाटक से लेकर के केरल तक का हिस्सा आता है मालाबार तट में। जैसे कि ये भारत है, भारत का पश्चिमी हिस्सा, तो ये जो है ना कर्नाटक यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पे, तो यहाँ से लेकर के केरल तक ये आपका मालाबार तट, और केरल से लेकर के यहाँ तक, केरल से नहीं, ये जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु से लेकर के आंध्र प्रदेश तक ये जो तट है ये आपका कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, इधर मालाबार तट, उधर कोरोमंडल तट। तो मोपला विद्रोह मालाबार के किसानों के द्वारा किया गया था और ये 20वीं सदी में लंबे समय तक चला, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सीधा सीधे याद रख लीजिए। मोपला विद्रोह आपका मालाबार के किसानों का एक प्रमुख विद्रोह था। और थोड़ा सा ऐड कर लीजिए, हालांकि मैं PDF में ऐड कर दूंगा। ये जो विद्रोह है ना, ये हुआ था आपका, शुरू हुआ था 1921 को, 1921 को ये विद्रोह शुरू हुआ था। तो ये था आज का हमारा छोटा सा क्लास। इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ा, जनजातीय आंदोलन और किसान संबंधित आंदोलन। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसमें ब्रह्म समाज था, ब्रह्म समाज को हम लोग पढ़ेंगे, फिर आर्य समाज को पढ़ेंगे, है ना, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ये सब इम्पोर्टेंट है। ये सब टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू।